हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 कक्षा 11वीं का समाज विज्ञान का, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। ओके, मैं आपको पहले बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 जो है सामाजिक विज्ञान का, वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो जाकर देखना। मतलब चैप्टर 1 आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक होगा, जैसे क्लिक करोगे आपके सामने वो सारे चैप्टर आ जाएंगे जो मैंने अपलोड करे होंगे। ओके, इसी के साथ मैंने एमसीक्यू भी चैप्टर वाइज अपलोड करने की सोची है। चैप्टर नंबर 1 के तो एमसीक्यू मैं अपलोड भी कर चुका हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपका, ठीक है, आपका केस स्टडी वाले क्वेश्चन, आपके असर्शन और रीजन, जिसको हिंदी में अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन कहते हैं, वो भी इंक्लूड है। 50 से ज़्यादा एमसीक्यू चैप्टर वाइज अपलोड करे हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो एमसीक्यू देख लेना, ठीक है। एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, खुद आंसर करने का ट्राई करना एमसीक्यू का। ओके, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे एक अलग से मैंने एक चैनल बनाया उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा अर्न भी करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्या अपनी पढ़ाई के साथ अर्न कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो। तो उन्हीं के लिए मेन पॉइंट टेक का एक चैनल बनाया है, तो उसको जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बताई है मैंने कि मैंने जोमेटो से कैसे अर्न किया। मतलब मेरा जोमेटो से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैंने अर्न किया। कैसे किया वो आपको पता चल जाएगा। फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे डाले, फ्री में वेबसाइट कैसे मैंने, और बहुत सारी चीज़ें। ओके, एंड क्लास 11th के जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए मैंने एक अलग से टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, ठीक है। मेन पॉइंट स्टडी करके क्लास 10th का आर्ट्स का एक चैनल आएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये नेम सर्च करना, टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, डाउनलोड करके सर्च करोगे तो आप क्लास 11 के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। अभी बच्चे कम हैं तो इसलिए मैंने मैसेज ओपन कर रखा है। आपको कुछ पूछना हो, ठीक है, कोई बात पूछनी हो या नोट्स वगैरह चाहिए हो, सारी की सारी चीज़ें, नोट्स के लिए भी आपको अलग से मैं बता दूंगा क्या करना है आपको। कोई पे वगैरह नहीं है, डोंट वरी, सब कुछ फ्री है। मेन पॉइंट स्टडी पे आपको सब कुछ फ्री मिलता है, कुछ भी पे वगैरह नहीं है। बट क्या मतलब तरीका कैसे है, क्या कहाँ से डाउनलोड करने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ये नोट्स आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। ओके, तो चलो जी, टाइम वेस्ट बहुत हो गया, अब करते हैं अपना चैप्टर शुरू। तो चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, और हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। देखो, भारतीय संविधान तो हमें पता है, चैप्टर नंबर 1 में पूरा संविधान के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब अधिकार का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपकी बुक में स्पेसिफिकली डेफिनेशन नहीं दे रखी, बट मैंने ये लिखी है। अगर आपको डेफिनेशन आती है कि अधिकार क्या है तो आपको यही लिख देनी है। ओके, अधिकार एक राज्य द्वारा अपने नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रदान की जाने वाली अनुकूल परिस्थितियां या गारंटी है, ठीक है। अधिकार बेसिकली वो परिस्थितियां होती है, वो अच्छी परिस्थितियां होती है, वो अच्छी कंडीशन होती है जो सरकार अपने लोगों को देती है, ठीक है, ताकि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सके। ओके, और एक गारंटी देती है सरकार कि आपके साथ कोई भी गलत नहीं होगा, आप सम्मानजनक जीवन अपना जी पाओगे। मेरे कहने का मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। देखो, आपको पता है कि भारत के अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव सरकार अलाउ नहीं करती। अगर आपके साथ कोई आपके धर्म को लेके, आपके कल्चर को लेके, आपके फेस कलर को लेकर, ठीक है, और आपके जेंडर को लेके भेदभाव करता है, तो जो सरकार है ये अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर आपके साथ भेदभाव करता है तो ये तो सिर्फ आपके सम्मान की अवहेलना हुई ना। मतलब आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो आपके एक तरह से कह रहे हो कि आपका भेदभाव हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। तो सरकार बोलती है कि ये भारत के हर नागरिक का राइट है, ये भारत के हर बंदे का अधिकार है कि उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक भेदभाव रहित देश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी ही परिस्थितियाँ सरकार बनाती है ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। आपको पता है ना कि हमारे भारत के अंदर एक समानता का अधिकार है, जो ये बोलते हैं किसी के साथ भी भेदभाव वगैरह नहीं होगा, और इसकी गारंटी कौन करता है, भारत की सरकार करती है। यानी अगर आपके साथ कहीं भेदभाव होता है आपके जेंडर के, रिलीजन के, कास्ट के, कलर के, जाति के नाम पे, तो आप अपनी FIR लॉन्च करवा सकते हो। आप बोल सकते हो कि जी मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, जो पुलिस वगैरह है वो इस पर कार्रवाई करेगी। तो बेसिकली अधिकार जो होती है वो सरकार ही प्रदान करती है अपने लोगों को, ठीक है, और अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती है। मेरे को थोड़ा सा फीवर है तो बीच बीच में आपको थोड़ी सी ऐसे आवाज़ सुनने के लिए मिल सकती है, तो बट आई होप आप इतना थोड़ा सा झेल लोगे, है ना। अब क्वेश्चन, चलो ये तो हमें समझ आ गया कि अधिकार होता क्या है। अधिकार ज़रूरी क्यों है, अधिकारों का क्या महत्व है। अब इसके लिए ना बुक के अंदर एक स्टोरी बता रखी है, ठीक है। और देखो, वो स्टोरी अगर मैं नोट्स के अंदर लिखूंगा तो बेफालतू में नोट्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, और वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। मतलब स्टोरी ही है वो, तो आपको सुन लेनी है। देखो, 1982 में आपको मैं बताऊं एशियाई खेल हुए थे, एशियन गेम्स जो हुए थे, ठीक है। उसमें है ना हमारी सरकार ने कुछ ठेकेदारों को, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को, फ्लाईओवर और स्टेडियम वगैरह बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिया था,
ठेकेदारों ने कुछ लोगों को यानी कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ लोगों को, गरीब मिस्त्री वगैरह को और मजदूरों वगैरह की भर्ती करी। और मज़े की बात देखना, उन्होंने भर्ती तो कर लिया और उन लोगों को जो मजदूर वगैरह थे उनको जब सैलरी देने की बात है, उनकी वेजेस देने की बात आई, उनका एक तरह से आप कह सकते हो मजदूरी देने की बात आई, तो उनको मिनिमम वेज रेट से कम दी गई। आपको पता है ना कि हमारे भारत में एक मिनिमम वेज रेट का एक लॉ है कि इससे कम तो किसी को भी मजदूरी नहीं दी जाएगी, इससे ज़्यादा ही दी जाएगी या इसके बराबर दी जाएगी। बट मजदूरी से कम उसको बहुत कम पे किया जा रहा था उन मजदूरों को, ठीक है। और बहुत सारे लोगों से तो बेगार कराया जा रहा था। बेगार का मतलब आप समझते हो ना, देखो इसमें भी एक वर्ड लिखा है बेगार, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। बेगार का मतलब होता है जब आप किसी को एक बंधुआ मजदूरी करवाओ, ज़बरदस्ती काम करवाओ बिना पैसे के, तो ऐसा करवाया जा रहा था। अब ऐसा बहुत सारे नागरिकों के साथ हो रहा था और ये देखो ये हमारा एक तरह से शोषण हो रहा है। तो शोषण के विरुद्ध हमें शोषण के विरुद्ध भी अधिकार दिया गया। मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर आपके साथ शोषण वगैरह करता है, चाहे वो आपको एम्प्लॉयमेंट ना देना हो, आपको सैलरी कम देना हो, ठीक है, जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया मिनिमम वेज रेट उससे भी कम देना हो, तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, ठीक है, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। तो यही हुआ, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि एक PIL, ठीक है, जिसको इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, तो वो दायर करवा दी कि जिन मज़दूरों के साथ बहुत गलत हो रहा है, ठीक है, तो इनके लिए कुछ करो। तो सरकार ने या मैं कहूँ न्यायपालिका ने इसके विरुद्ध फिर उठाया कि यार इनको नहीं इतनी सैलरी दी जानी चाहिए। तो देखो इसलिए अधिकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो उनके पास, हमारे जो मज़दूर वगैरह उनके पास ये हमारा जो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार ना होता, तो वो कभी भी अधिकार नहीं, अपना आवाज़ नहीं उठा पाते और उनको हमेशा सैलरी कम दी जाती है ना। तो आपको समझ आ गया ना कि अधिकार क्यों इम्पोर्टेंट है। और एक दूसरा एक अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है, जो आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बहुत ही ये बताता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी अधिकार। एक भारत के नागरिक थे, असम के रहने वाले थे, ठीक है, चुबुरी डिस्ट्रिक्ट के, चुबुरी गांव के एक पर्सन थे जिनका नाम था मचल लालुंग, ठीक है। इनको ना गिरफ़्तार किया गया था। क्यों गिरफ़्तार किया गया था कि इन पे आरोप था कि इन्होंने ना किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। बाद में इन पे मुकदमा चला तो पता चला कि इनकी मेंटल जो हालत है वो थोड़ी सी सही नहीं है। तो इनको एक लोकप्रिय गोपीनाथ अस्पताल में डाला गया, वहाँ पर इनकी जांच वगैरह हुई, हॉस्पिटल वालों ने इनको, डॉक्टर वगैरह ने इनको सही कर दिया और उन्होंने जेल अधिकारियों को लेटर वगैरह लिखे 1967 में, देखना। और जब उनको पकड़ा गया था ना, जब उनसे ये हुआ था तो उनकी एज 23 थी। ध्यान से मेरी बात सुनना, 1967 में एक लेटर लिखा था, जो हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने लेटर लिखा था कि ये कस्टडी में है, इसने अगर आरोप करा है तो इनको सज़ा दो, ठीक है, और अगर नहीं करा तो इसको छोड़ दो, ये फालतू में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इससे अच्छा है कि इन पे केस चले या जेल में रहे, जेल में रहने के बाद वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1996 में देखो कितने साल तक उन्होंने लेटर वगैरह लिखे कि जी इनको निकालो, ये फालतू में यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, एक तरह से जेल ही बन गया ये इनके लिए, और किसी ने इस पर मुकदमा नहीं चलाया था। उसके बाद मैं आपको बता दूँ 2005 में, जुलाई 2005 में जाके हमारे जो मचल थे उनको जेल से रिहा किया गया। पता है मज़े की बात क्या है, 23 एज थी उनकी जब उनको जेल में डाला गया, मतलब एक तरह से कस्टडी में डाला गया, जेल तो नहीं थी वो, जो मेंटल हॉस्पिटल था। और उनको निकाला गया कब, जब उनकी एज 77 साल हो गई, 77। आप एक बात नोटिस कर रहे हो, 54 साल उस बंदे ने अपनी जेल में गुजारी। अगर उस पर हत्या का भी आरोप होता ना, तब भी 54 साल उसको जेल में नहीं बिताना पड़ता, जितना उसने सिर्फ एक किसी को मतलब गलत तो करा था, गंभीर चोट तो पहुंचाई थी, बट उस पर अगर मुकदमा चलता तो ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 15, 20 साल की होती, बट 54 साल उसने जेल में बिताए। तो इसलिए हर बंदे को, भारत के हर नागरिक को ये अधिकार भी है, ठीक है, कि उस पर जो भी उसको जीवन और स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है, उसके पास ये अधिकार है कि हर नागरिक को जो भी मुकदमा है वो जल्दी से जल्दी चले उस पर, ठीक है, और अगर उसने कुछ गलत करा है तो उसको जल्दी से जल्दी सज़ा मिले ताकि वो जल्दी बाहर निकल पाए। 54 साल जेल में बिताना, है ना, तो ये तो गलत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि उनके अधिकारों का एक तरह से हनन हुआ, ठीक है, हनन हुआ या उनके साथ गलत हुआ। अगर उनको अपने अधिकारों के बारे में अच्छे से पता होता ना तो आवाज़ उठा सकते थे, बट क्योंकि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, है ना। मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये जो जेल से निकले थे ना 2005 में, तो ऐसे नहीं था कि उनको कोर्ट ने रिहा किया, नहीं, हमारी जो ह्यूमन राइट कमीशन होती है ना, उन्होंने आवाज़ उठाई कि जी इन पे यहाँ तो केस चलाओ, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। उन्होंने बोला कि यहाँ तो इस पर केस चलाओ, जेल में डालो, यहाँ से रिहा करो। 54 साल बिता लिया, अब कितना बिताएगा, है ना। तो इनको अपने राइट्स के बारे में अच्छे से नहीं पता चला,
पता था, इसके लिए फिर इनको प्रॉब्लम आई। तो इसलिए अधिकार जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए चलो इस कहानी से आपको ये तो पता चल गया होगा कि अधिकार हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे ना, ठीक है, जब हम आज़ाद नहीं थे तब भी हमने अधिकारों के लिए डिमांड उठाई थी अंग्रेज़ सरकार से भी, उनसे भी बोला था कि हमें अधिकार दो, क्योंकि आपको पता ही है कि अंग्रेज़ सरकार भी हमारे साथ बहुत गलत करती थी, जेल में डाल देती थी बिना पूछे। एक रॉलेट एक्ट था, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 में, है ना। तो बिना भी किसी पे मुकदमा चला उसको जेल में डाल देती थी, है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि हमारे संविधान में मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो ब्रिटिश से भी हमने अधिकार वगैरह मांगे थे। बट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिकारों का घोषणा पत्र। मैं आपको बता दूं बुक का एक एक टॉपिक एक एक लाइन कवर हो रही है, ठीक है। इसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बुक भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं, एक बार देख लेना, बट ऐसे कोई स्पेसिफिकली एक एक लाइन रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, तो अधिकारों का घोषणा पत्र। अभी अधिकारों का घोषणा पत्र होता क्या है? संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। मैं बता दूं हमारे संविधान में अलग से एक सूची बनाई गई है, ठीक है, जिसमें अधिकार लिखे गए हैं कि लोगों के पास ये अधिकार है, ये अधिकार है, और उसी को ही हम अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है। जो संविधान प्रदान करता है और हमारे संविधान में सूची लिखी गई है। ओके, मैं आपको बता दूं हर लोकतांत्रिक देश में ये अधिकारों का घोषणा पत्र आपको मिलता ही मिलता है, और कोई भी ना सरकार, ठीक है, ना कोई दूसरा नागरिक आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये सरकार, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमारा जो कह सकते हो संविधान है, वो इसकी गारंटी देता है कि आपके अधिकारों का कोई हनन नहीं करेगा। अगर आपके अधिकारों का कोई हनन करता है, ठीक है, जैसे हमारा एक समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार क्या कहता है कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, बट अगर आपके साथ कोई भेदभाव करता है तो उस पर फिर कार्रवाई वगैरह होगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं सरकार व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी उसको लोगों को अधिकार देने ही पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मान लो आपके साथ भेदभाव होता है, ठीक है, आप गए पुलिस स्टेशन, आपने अपनी रिपोर्ट वगैरह दायर करी, पुलिस वालों ने मना कर दिया, ना हम आपकी रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक है, और ना ही आपको इंसाफ दिलाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है, उन्हें लोगों के अधिकारों की सुरक्षा देनी ही पड़ेगी, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर बहुत केस में ऐसे अलग अलग होता है। देखो होता है, ये बात मैं मना नहीं कर रहा कि आपको किस कई जगह पर जो अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता, बट ये गलत है। अगर बाद में पता चलता है तो जो पुलिस वाले हैं जिन सर ने नहीं लिखी रिपोर्ट, उन पे भी केस चल सकता है इस मामले में, ठीक है। चलो जी, आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका आपको पता है ना, जो कानून बनाने वाले होते हैं, आपको पता है ना हमारी लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है। लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी जब एक्ट होता है, कानून होता है, बिल होता है, वो पास होता है, तब जाके वो कानून बनता है। तो ना विधायिका ना कार्यपालिका नहीं नौकरशाही, IPS IAS जो एग्जीक्यूटिव कह सकते हो आप जिनको, और हमारी न्यायपालिका कोई भी अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, लोगों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको पता है हमारे समानता का अधिकार है। मान लो कानून बनाने वाले हमारे मंत्रियों ने कानून बनाया कि नहीं जी अब तो कोई भी किसी के साथ भेदभाव कर सकता है, कोई समानता का अधिकार नहीं है। क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है और संविधान बोलता है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी, ना सरकार का कोई भी अंग भेदभाव नहीं कर सकता। हाँ, वो कुछ चेंजेस कर सकता है, ठीक है, मतलब कुछ लिमिटेशन लगा सकता है स्पेसिफिक कंडीशन में। जैसे मैं समझाता हूँ, एक होता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार बोलता है कि आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, है ना। बट अभी अगर हम कोविड-19 की सिचुएशन के टाइम की बात करें तो उस टाइम क्या था, किसी भी बंदे को घर से बाहर निकलने की वो नहीं थी, पूरा लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था। अब आप बोलोगे सर ये तो हमारी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। नहीं, ये स्पेसिफिक कंडीशन है, इसमें कोई स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो खतरनाक है। बाहर निकलोगे आप दूसरों को फैलाओगे, खुद भी इन्फेक्टेड हो जाओगे, तो इससे अच्छा है कि आप घर में रहो, ठीक है। तो कुछ स्पेशल कंडीशन में गवर्नमेंट चाहे तो अधिकारों पे रोक लगा सकती है, मतलब एक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन में। ऐसा नहीं कि हर बारी कि मतलब सालों साल मना कर दिया जी घर से बाहर नहीं निकलोगे आप, ये नहीं कर सकती। बट कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में थोड़ा बहुत आप अनुचित, आप कह सकते हो उचित, वो लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि अधिकार भी ना बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं नॉर्मल अधिकार,
ठीक है। और कुछ होते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता। हमारा जो संविधान है वो गारंटी करता है कि जी मौलिक अधिकार तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। अब इसको मतलब मौलिक अधिकार क्या होते हैं आपको पता है, हमारे 6 मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का, समानता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि हमने मौलिक अधिकार जो है ये वर्ड आया कैसे, ठीक है। मौलिक अधिकार कब इंक्लूड किए गए, कहाँ से आए? आज़ादी से पहले हमने मौलिक अधिकार की डिमांड करी थी, आज़ादी के बाद हमें मौलिक अधिकार मिले, क्या था? तो मैं आपको बता दूं, जब स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था ना, यानी जब हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी 1947 से पहले की बात हो रही है, तो जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे ना, उन्होंने मांग करी कि जो अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। उस टाइम जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तब भी हमने बोला कि अंग्रेज़ जो है वो कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी लोगों को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, कभी भी मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बाहर नहीं निकलने दे रहे, आज़ादी नहीं दे रहे हमको। तो इसके लिए हमने डिमांड उठाई, जो हमारे नेता थे उन्होंने डिमांड उठाई, आंदोलन करने वाले, कि अब क्या करे, जो अंग्रेज़ सरकार है वो भी लोगों को अधिकार दे और वो उनका हनन ना करे, ठीक है। और इसके लिए 1928 में एक मोतीलाल नेहरू समिति भी बनाई गई थी। अच्छा, मोतीलाल नेहरू कौन है आप बताओगे मेरे को? वो नीचे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। 1928 में एक मोतीलाल नेहरू समिति बनाई गई थी, ठीक है। और उन्होंने एक घोषणा पत्र की मांग करी, ठीक है, अधिकारों का घोषणा पत्र, याद है ना, अधिकारों का, जिसमें अधिकार वगैरह लिखे गए हों लोगों के, तो उसकी डिमांड करी थी, ठीक है। बट उसके बाद फिर कुछ अधिकार दिए, कुछ नहीं दिए, बहुत सारी की डिमांड नहीं मानी गई थी, कुछ मानी भी गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि 1947 में जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया ना, तो उसके बाद क्या किया हमने, फिर उसके बाद ना हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं थी, उनको पता था कि जी ये अधिकार जो थे, जो हमारे अधिकार थे, जो ये मैं आपको बता दूं अधिकारों का घोषणा पत्र, उस टाइम के वही मौलिक अधिकार थे, तो ये अधिकार तो हमें संविधान में डालने ही डालने हैं और लोगों को ये अधिकार देना ही है हमको, ये हमने डिसाइड कर लिया था हमारे संविधान निर्माताओं ने, ठीक है। तो संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया। मैंने बोला आपको कि जो हमारे मोतीलाल नेहरू समिति जो थे उनके जो घोषणा पत्र थे उनको हमने अपने संविधान में भी इंक्लूड किया, जिन्हें सुरक्षा देनी थी, और उन अधिकारों को सुरक्षा भी दी गई कि कोई भी उसका हनन नहीं कर सकता, और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई, यानी उनको मौलिक अधिकार कहा गया, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार, ठीक है, और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। वह इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं ये सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना करे, ठीक है। मान लो अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना देती है जो कि समानता के अधिकार के विरुद्ध है, तो वो कानून भी मान्य नहीं होगा, हमारी जो कोर्ट वगैरह है वो उस कानून पर रोक लगा देगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के विरुद्ध जाता है, ठीक है। तो अगर कोई सरकार भी हमारे संविधान के विरुद्ध काम करे तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा, ठीक है, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। ओके जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो कि हमारा बेसिकली मौलिक अधिकार वगैरह आए कैसे, ओके, और वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार, और फिर हमारे संविधान में भी इंक्लूड करे गए थे। बट स्टार्टिंग में 1928 में मोतीलाल नेहरू समितियों ने एक डिमांड करी थी कि घोषणा पत्र होना चाहिए हमारे अधिकारों का, ओके। ये चलो हमें समझ आ गया। अब मैंने ना आपको ऊपर एक बात बोली थी कि हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं ना वो अन्य अधिकारों से थोड़े से भिन्न होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है मौलिक अधिकार में और अन्य अधिकारों में, ठीक है। तो चलो पॉइंट वाइज पॉइंट समझाऊंगा मैं आपको, बट एक एग्जांपल देता हूँ। मौलिक अधिकार जैसे समानता का अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार होता है जैसे समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में जैसे ये बोला जाता है कि आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, आपके साथ कलर के नाम पे, जाति के नाम पे, आपके रंग के नाम पे ये भेदभाव नहीं होगा, ये आपका मौलिक अधिकार है। कोई भी करता है तो सीधा उस पर केस हो सकता है, ठीक है, उस पर कार्रवाई वगैरह होगी। और कुछ अन्य अधिकार होते हैं, कुछ नॉर्मल अधिकार होते हैं, जैसे कि मान लो प्रोटेक्शन का एक अधिकार है आपके पास, मैं समझाता हूँ। मान लो आपके पास, आपको खतरा है कि यार कोई मेरे पे हमला कर सकता है, तो आप गए पुलिस स्टेशन, आपने एप्लीकेशन लिखी और हुआ, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसको सीरियस मत लेना, ये एग्जांपल है, ठीक है। इसको अधिकारों की संज्ञा में वैसे नहीं रखा जाता, बट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि नॉर्मल और अन्य अधिकार का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने आपको 10 दिन के लिए प्रोटेक्शन दी, और ये आपका अधिकार है कि आपको प्रोटेक्शन मिले, बट आपको 10 दिन से 12 दिन चाहिए, या आपने डिमांड करी सरकार से भी और कि अब है ना 10 दिन के लिए प्रोटेक्शन नहीं, 20 दिन या 40 दिन के लिए प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें चेंज हो सकता है, बट आपके मौलिक अधिकार में चेंज नहीं हो सकता। सरकार 10 से 12 दिन कर सकती है, 20 दिन कर सकती है, 40 दिन कर सकती है, नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल अधिकार है। बट हाँ, आपके मौलिक अधिकारों में चेंज नहीं कर सकती सरकार। ये नहीं कह सकती कि जी समानता का अधिकार अब से मान्य नहीं होगा,
आप समझ आ गए ना। बेसिकली ये सिर्फ एक नॉर्मल डिफरेंस बताया मैंने आपको समझाने के लिए, ठीक है। वैसे इसका स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने आपको बताया है कि प्रोटेक्शन वाला वो आपका ऐसा ही है, मतलब कि स्पेसिफिकली यही है, ऐसा नहीं है, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बताया, ठीक है। अब पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानून का सहारा लिया जाता है, जैसे मैंने आपको बोला वो जो प्रोटेक्शन वाला था वो साधारण कानून के अधिकारों की सुरक्षा होती है और वो साधारण कानून का सहारा लेके उसे बदला जा सकता है या उसको सुरक्षा दी जाती है। वहीं मौलिक अधिकार की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। यानी अगर आपको मौलिक संविधान में चेंज करना है ना, मौलिक अधिकारों में आपको चेंज करना है तो पहले आपको संविधान में चेंज करना पड़ेगा। और आपको पता है संविधान को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कोई भी ऐसे ही मौलिक अधिकारों में चेंज नहीं कर सकता। पहली बात तो मान लो कानून भी बना दिया मौलिक अधिकारों को चेंज करने के लिए, तो जुडिशरी उसे रोक देगी, यानी कोर्ट वगैरह रोक देंगे, ठीक है। अगर कोर्ट वगैरह नहीं रोकती तो आपको पता है अगर लोगों को लगता है कि जी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और ये सरकार चेंज करना चाह रही है, लोग रोड पर उतर जाते हैं, है ना, आंदोलन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये बात आई होप आपको समझ आ गई है। पहला पॉइंट है कि जो नॉर्मल जो साधारण कानून होते हैं उनको सुरक्षा जो है वो साधारण कानूनों द्वारा दी जाती है। जो साधारण कानूनी अधिकार होते हैं उनको जो सुरक्षा है वो साधारण कानून द्वारा दी जाती है, बट जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको गारंटी स्वयं संविधान देता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकता है। मतलब एक नॉर्मल कानून बनाया और आप क्या कर सकते हो कि उन अधिकारों में नॉर्मल जो साधारण और सामान्य अधिकार होते हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। बट अगर आपको मौलिक अधिकारों में चेंज करना है तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और आप पूरा भी मौलिक अधिकार चेंज नहीं कर सकते। मतलब जैसे छोटी मोटी चीज़, जैसे कि मान लो आपको बोला गया हो कि आपके साथ जैसे कि मान लो पहले था कि आपके साथ कलर के नाम पे भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, और सरकार बोलते हैं कि इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं कि कलर के साथ चाहे वो कोई दूसरी कंट्री का भी हो तो उसके साथ भी भेदभाव नहीं होगा, ये ऐड करती है। तो ऐसा कर सकती है, बट ये नहीं बोल सकती कि नहीं जी आप बिल्कुल हटाओ कि कलर के नाम पे भेदभाव होगा। तो ऐसे बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती, छोटे बहुत अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है, तो थोड़े बहुत परिवर्तन कर सकती है और वो भी संशोधन लाके। जैसे मैंने आपको बोला पूरा चेंज बिल्कुल नहीं कर सकती, थोड़ा उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है, पूरा हटा के बदल नहीं सकती, ठीक है जी। चलो जी, आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट नहीं जा सकता। अगर विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका इसे अवैध घोषित कर सकती है। इसका मतलब मैं जैसे विधायिका का काम क्या होता है, विधेयक लाना यानी कानून बनाना। यानी अगर वो विधायिका कोई गलत कानून बना देती है, ठीक है, और ये पता चलता है कि जो कानून बना है जी वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। जैसे मैंने आपको बोला कि समानता के विरुद्ध कोई कानून बना दिया सरकार ने कि जी नहीं अब भेदभाव हो सकता है, ठीक है, कोई भी किसी के साथ भेदभाव कर सकता है, तो ये गलत है। मान लो अगर ये कानून बना भी दिया तो न्यायपालिका जो है हमारी कोर्ट वगैरह है उस पर प्रतिबद्ध लगा देगी, सुप्रीम कोर्ट है ना, प्रतिबद्ध लगा देगी कि जी नहीं ये कानून मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के विरुद्ध जाता है, हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाता है, ठीक है। बट हाँ, एक बात मैंने पहले भी बताई थी आपको, लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबद्ध लगा सकती है। औचित्यपूर्ण प्रतिबद्ध लगा सकती है, इसका मतलब क्या है कि लिमिटेशन थोड़ी बहुत लगा सकती है। जैसे मैंने आपको स्वतंत्रता का अधिकार बताया कि जी हम तो बाहर जा सकते हैं, हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, बट कोविड-19 के टाइम में ये नहीं चलेगा। अब कोविड-19 के टाइम में आप बाहर नहीं निकल सकते, है ना, क्योंकि फिर आप दूसरों को भी फैलाओगे, तो इस टाइम जो है वो आपके अधिकारों पे प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। चलो जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब मैं आपको बता दूं कि एक आपकी बुक के अंदर, वैसे तो ये बॉक्स के अंदर दे रखा है, बट क्योंकि मेरे को हर एक चीज़ कवर करवानी है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको इसके बाद बुक भी रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये बॉक्स में है। तो आपका जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अधिकारों के घोषणा पत्र के बारे में लिखा हुआ है कि जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है उसमें भी घोषणा पत्र है, ठीक है, उसमें भी अधिकारों की सूची है जो ये नीचे दे रखा है। और मैं आपको बता दूँ जो हमारा दक्षिण अफ्रीका का संविधान है ना वो दिसंबर 1996 में लागू हुआ था। ये आपको एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था, दिसंबर 1996 में लागू हुआ था। और ये जो संविधान है वो ये बोलता है यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति यानी मैरिटल स्टेटस, जातीय या सामाजिक मूल, रंग, आयु, ठीक है, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा
और साथ में आस्था, संस्कृति, भाषा, जन्म के आधार पे जो भेदभाव है उसको वर्जित करता है कि इन सभी चीज़ों के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ना लिंग, ना जाति, ना नस्ल, ना गर्भ धारण, ठीक है, ना वैवाहिक स्थिति, जातीय, समाज, किसी भी तरीके से आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। और कुछ ये नीचे ना लिखे हुए हैं कि कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार निम्न है, जैसे गरिमा का अधिकार कि सबकी डिग्निटी बनी रहनी चाहिए, निजता का अधिकार, प्रिवेसी, ठीक है, प्राइवेसी जो होता है ना कि कोई भी ऐसे नहीं है कि सरकार आपके जो है वो प्रिवेसी चेक कर सकती है, आप पे ऐसे टैपिंग वगैरह कर सकती, कुछ केसेस में कर सकती है सरकार, बट हर केसेस में नहीं कर सकती। अगर लगता है सरकार को कि जी टेररिस्ट एक्टिविटी में इंक्लूड है, ठीक है, इंडल्ज है, तो हाँ तब कर सकती है, बट ऐसे किसी भी नॉर्मल बंदे के ऐसे निजता का अधिकार का हनन नहीं कर सकती। श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, ठीक है, तो मतलब ढंग से व्यवहार होना चाहिए। अगर आपसे कोई श्रम भी करवा रहा है तो आपको आप वर्कर भी हो तब भी आपके साथ एक डिग्निटी वाला होना चाहिए, कोई ऐसा ना कि आपके साथ बहुत गलत भेदभाव हो रहा हो, ठीक है, गलत व्यवहार हो रहा हो। स्वास्थ्य, पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। मैं हंसा क्यों हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और हमारे लिए ये स्वस्थ पर्यावरण जो है ये एक मजाक है। ठीक है, मैं कोरोना से पहले भी हम मास्क लगाते थे, एक कंडीशन ऐसी भी आ गई थी कि दिल्ली में कोरोना जब नहीं था तब भी हमने मास्क लगाया था। तो बट ये है, ये अधिकार दिया है वहाँ पर साउथ अफ्रीका में। समुचित आवास का अधिकार, एक एडिकेट हमारे पास घर वगैरह होना चाहिए, हाउसिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए ये। और सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार, मतलब अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, है ना, अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार है। और नेक्स्ट है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, इसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब आप पहले तो ये बताना क्या भारत के संविधान में भी राइट टू इन्फॉर्मेशन है, और अगर है तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो अब क्योंकि ये हमारा वैसे तो ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब नेक्स्ट में है ना हम इसके मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। जस्ट अ सेकेंड, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ मौलिक अधिकार, थोड़े से समझा देता हूँ। जैसे मैंने बोला था ना कि हमारे मौलिक अधिकार है, पहले तो ये देखो बता देता हूँ कि पहले तो एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि हमने सारी की सारी चीज़ें कवर करी है। जैसे मैंने पहले अधिकार बताए, फिर अधिकारों का महत्व में आपको स्टोरी वगैरह सुनाई, फिर अधिकारों का घोषणा पत्र हमने देखा था, फिर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में बताया था। 1928 में देखो लिखा हुआ है मोतीलाल नेहरू समिति के बारे में। अफ्रीका के जो अधिकारों का संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र उसके बारे में बताया था। ओके, और अब है ना नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे जो हमारे मौलिक अधिकार है उनके बारे में पढ़ेंगे। बट रुको, पहले मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ। हमारे 6 मौलिक अधिकार है। कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब है ना आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना ये बात। ऑल दो आगे भी बताऊँगा इसके बारे में, बट एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जी ये बताओ कि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा मौलिक अधिकार कौन सा है। आपको ऐसे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ये भी नहीं आता, मान लो आपको क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्या लगता है कि भारत के संविधान में सबसे इम्पॉर्टेंट मौलिक अधिकार कौन सा है और क्यों, बताइए। अब आपको लग रहा है कि जी ये तो हमसे पूछा, हम तो कुछ भी लिख देंगे, हम समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, कुछ भी लिख दो, है ना, बट नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट संविधान के बारे में अगर आपसे पूछा जाए ना तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही आपको बताना है। ठीक है, एक्चुअली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर प्री डिफाइंड होता है, बस आपको मतलब जो एग्जामिनर है वो सिर्फ आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, आंसर फिक्स्ड है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही है। और इसको मैं आपको बता दूं कि हृदय और आत्मा भी कहा जाता है संविधान को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने बोला कि समानता का अधिकार कि सबके साथ समान व्यवहार हो, और स्वतंत्रता का अधिकार कि सबको स्वतंत्रता मिले, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार है आपको, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि अपने धार्मिक जो भी प्रैक्टिस है उसको कर सकते हो आप। ठीक है, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार है, जो भी लैंग्वेज है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी भाषा उसे बोल सकते हो। अगर इनमें से किसी भी अधिकार, यानी अभी ये जो पाँचों है, छठे की बात नहीं कर रहे, पाँचों अधिकारों में से किसी का भी हनन होता है तो आप क्या करोगे? आप FIR लॉन्च, अपने आवाज़ उठाओगे, FIR करोगे कि जी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, आप कुछ करो, जाओगे ना पुलिस स्टेशन, है ना, या कोर्ट में जाओगे कि जी हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो क्या आपको इस चीज़ का अधिकार मिला हुआ है कि अगर आपके साथ हनन होता है तो आप FIR कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो? बिल्कुल हाँ। और ये भी एक अधिकार है कि अगर आपके साथ भेदभाव होता है या आपकी स्वतंत्रता है, किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो।
ठीक है। और कोर्ट को और एफआईआर यानी पुलिस स्टेशन को आपकी बात सुननी ही पड़ेगी, ये भी आपका एक अधिकार है। वो ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं जी हम आपकी केस नहीं लिख रहे, एफआईआर नहीं लिख रहे, ऐसा नहीं कि होता नहीं होता है कुछ केसेस में। बट आपने बात नोटिस करी होगी कि बाद में पुलिस वालों पे भी केस चलता है अगर वो एफआईआर वगैरह नहीं लिखते, ठीक है। और कोर्ट तो सुनती है सबकी बातें, कोर्ट तो सुनती है सबकी बातें। तो इसीलिए, और ये एक अधिकार है और यही आता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। अब एक छोटा सा आपको बता देता हूँ समानता का अधिकार, और इसमें एक चीज़ और कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपको। समानता का अधिकार क्या कहता है कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, कानून के समक्ष समान है, किसी भी बंदे के साथ धर्म से, मूल वंश से, जाति से, लिंग से, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। हर बंदे को किसी भी दुकान पर, किसी भी होटल पे, किसी भी कुएं से पानी लेने में, तालाब में जाने में, स्नान घाटों पर, सड़कों पर चलने का पूरा अधिकार है, प्रवेश करने का पूरा अधिकार है, ठीक है। और साथ ही में रोजगार के समान अवसर होने चाहिए, ठीक है। और छुआछूत का अंत होगा कि ऐसे छुआछूत पे आपको पता है एक तरह का भेदभाव था वो भी नहीं होगा। और उपाधियों का भी अंत होगा, कोई भी ये जो हम महाराजा हैं या ये वाला भी ख़त्म हो गया है ना। तो ये समानता का अधिकार। अब है ना, इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, और ये आप आगे जाओगे तब भी आपको इसके बारे में सुनने के लिए मिलेगा। तो ये डाउट मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ठीक है। ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है आपको। आपने एक वर्ड सुना होगा रिजर्वेशन, कोटा, है ना, कि जी SC ST को कोटा दिया जाता है ना। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो समानता के अधिकार का हनन है, क्योंकि समानता का अधिकार तो ये बोलता है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी को भी ऊपर नीचे ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में ये बात आपकी गलत है। समानता का मतलब क्या होता है, ये मैं ना आपको एक पिक्चर से समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। ये आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, एक ये पिक्चर दिख रही होगी, एक ये पिक्चर दिख रही होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से समानता किस पिक्चर में है, तो आप क्या बोलोगे? इस पिक्चर को बोलोगे। मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि सर ये समानता है, क्योंकि आप देखोगे ये जो है इनकी हाइट कम है और इनको समानता देने के लिए 2 ब्लॉक रखे गए हैं, इनके लिए 1 ब्लॉक है और इनको कोई ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है ना। तो समानता का मतलब ये नहीं होता। बट समानता देखो, आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये देखो ये समान है, तीनों में 3-3 बॉक्स है, ये समानता का मतलब नहीं होता। समानता का मतलब होता है कि जो पिछड़े हुए हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करना। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आप मान लो सिनेमा हॉल में गए, आप मूवी वगैरह देखने के लिए गए, आप टिकट की लाइन में खड़े थे, साथ ही में एक सीनियर सिटीज़न की लाइन थी जिसमें 2 बंदे खड़े हुए थे, आप जाकर खड़े हो गए, ठीक है। कोई आके आपको बोलता है कि आप इस लाइन में खड़े नहीं हो सकते, आप क्या बोलोगे उसे कि भाई तू मेरे समानता के अधिकार का हनन कर रहा है, मैं खड़ा रहूँगा यहाँ पर, रोक के दिखा। क्या आप ऐसा बोल सकते हो? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि समानता का मतलब ये नहीं होता कि सबके साथ समान व्यवहार करना। अगर उन जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनको अगर आपकी वाली लाइन, जो कि नॉर्मल लाइन थी, जो बहुत बड़ी थी, अगर उनमें खड़ा रखा जाए तो क्या वो खड़ा रह पाएंगे 1-2 घंटे तक? नहीं रह पाएंगे। आप शायद रह जाओ, है ना, बट वो नहीं रह पाएंगे। तो इसी के लिए, उनके लिए थोड़ी सुविधा करने के लिए हमने एक अलग से लाइन बनाई। और ऐसा ही आप SC ST की उसमें देखोगे। देखो, एक टाइम था जब भेदभाव होता था, है ना। आज तो नहीं होता, मैंने नहीं देखा आज कभी भेदभाव किसी के साथ हो रहा है। होता भी होगा तो गांव वाले इलाके में होता होगा, वैसे नहीं होता, ठीक है, बहुत कम होता है। और आई होप जहाँ भी होता है वहाँ पर भी अपना हो। बट एक टाइम पे होता था, तो इसके लिए आप कह सकते हो कि शायद वो फाइनेंशियली थोड़े से वीक रह गए इस चक्कर में, है ना। और वो वीक रह गए, इसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इसी के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए ही ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो फैसिलिटी दी जाती है। बट आप ये नहीं कह सकते कि हमारे समानता के अधिकार का हनन है, ठीक है। समानता का मतलब सबको इक्वल। मान लो आप एक रेस दौड़ रहे हो, ठीक है, और एक बच्चा है, ठीक है, जो नहीं भाग सकता। मान लो वो रेस कर रहा है, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम है, पैरालाइज है, मतलब पैरालाइज तो नहीं कह सकते, मतलब उनके पैर में कोई प्रॉब्लम है। और उनको क्या किया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप आधी मतलब 200 मीटर की रेस है तो आप 100 मीटर से स्टार्ट करो। तो क्या ये आप इसे कहोगे कि समानता के अधिकार का हनन है? ठीक है, पहली बात तो उस बच्चे के लिए अलग से रेस होनी चाहिए, वो अलग ही बात है। बट मैं आपको समझा रहा हूँ, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई हो कि समानता का मतलब ये नहीं होता कि सबके साथ समान व्यवहार करो। समानता का मतलब ये होना चाहिए कि सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले। अब देखो, सबकी समान अपॉर्चुनिटी है। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो, ठीक है। और बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से समानता के अधिकार के बारे में देखेंगे। और जो रिजर्वेशन है वो कौन से आर्टिकल में आता है आपको पता है, संविधान में अलग अलग आर्टिकल है, वो भी सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और सारे अधिकारों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और साथ ही में
और हमारा एक मेन पॉइंट स्टडी का इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको भी फॉलो कर लेना। मेरा पर्सनल आईडी भी दे रखी होगी इंस्टाग्राम की, उसे भी कर लेना। आप चाहो तो कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। एक नंबर भी दे रखा होगा व्हाट्सएप का, ठीक है, नीचे। आप उस पर व्हाट्सएप ही कर सकते हो, कॉल वगैरह नहीं कर सकते, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो आप मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करूँ, ठीक है। और बाकी अलग अलग चैनल का सबका लिंक जो हमने बना रखे हैं, मेन पॉइंट टेक का जैसे मैं बता चुका, अर्निंग से रिलेटेड, मेन पॉइंट गेमिंग का एक, ठीक है, और इसी के साथ यूनिक वर्ल्ड है और एक ब्लॉगिंग चैनल है। ऑल्सो अभी तक मैंने कुछ डाला नहीं, बट डालूंगा उस पर, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो और एक और आपके लिए एक छोटी सी गिफ्ट है मेरी तरफ से, ठीक है, क्योंकि आप इतना रुके हो। तो mainpointstudy.in एक वेबसाइट है, बनाई है मैंने। अभी आपको शायद नोट्स ना मिले, बट मैं जल्दी उस पर नोट्स अपलोड करूँगा, ठीक है। तो ये जो आपको PDF दिख रही थी ना नोट्स की, आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जब आप 10th में थे तो आपने बहुत सपोर्ट किया था, अब 11th में आ गए हो आप, और बहुत सारे नए बच्चे भी हमारे साथ जुड़ेंगे 11th के, ठीक है। तो आई होप जितना सपोर्ट आपने 10th में किया उससे ज़्यादा सपोर्ट करो, और मेरे को पता है आप करोगे, ठीक है। एक टाइम पे लगता था, जब स्टार्ट किया था तब मेरे को लगता था यार 75 भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर किसी ने सब्सक्राइब किया, और 75,000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और एक टाइम पे शायद 1 लाख भी हो। अभी तो सिर्फ एक इमेजिनरी नंबर है ये, बट होगा आई होप, ठीक है। सो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।